करती हूँ हर खबर में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 7,551 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। ये दोनों मौतें अंबाला और फरीदाबाद में हुई है। राहत की बात यह है कि 6 दिन बाद राज्य में ओमिक्रॉन का कोई नया केस सामने नहीं आया है। वहीं कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में कोरोना के 3,031 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद में 1,107 मामले सामने आए हैं। वहीं हरियाणा के किन किन जिलों में कितने आंकड़े हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 3,031 कोरोना के यहां पे मामले आए हैं और दिन प्रतिदिन जो कोरोना के जो केस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर खास बात यहां पर यह देखी गई है कि अभी तक ओमिक्रॉन के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहां 24 घंटे में गुरुग्राम में 3,000 से ज्यादा यहां पर केस आ चुके हैं। वहीं कोरोना के 7,591 केस आए हैं, जबकि 2,000 माफ करिएगा यहां पर जबकि 2 लोगों की अभी तक में मौत हुई है। ये दोनों मौतें अंबाला और फरीदाबाद में हुई है। मगर राहत की बात यहां पर यह देखी गई है कि 6 दिन बाद भी राज्य में ओमिक्रॉन का अभी तक कोई भी मामला यहां सामने नहीं आया है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो गुरुग्राम में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में कोरोना के 3,031 नए मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद की बात करें तो यहां 1,107 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ते हुए दिख रही है, जहां 24 घंटे में 7,591 कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा यहां पर जो मामले हैं वो गुरुग्राम से आए हैं और गुरुग्राम में 3,031 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो देश में यहां पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पिछली बार कोरोना के कहर से लोगों ने बहुत लोगों को गंवाया, जिस वजह से उनके अंदर काफी खौफ भी है। आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं कोरोना के वो इस प्रकार है कि फरीदाबाद में 1,107 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जहां हम हिसार की बात करें तो 114 नए कोरोना यहां पर संक्रमित मरीज पाए गए हैं। सोनीपत की बात कर ले तो 420 नए कोरोना संक्रमित यहां पाए गए। वहीं करनाल में 285 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पानीपत की भी बात कर ले तो 163 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं पंचकुला में 701 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अंबाला की भी हम बात कर ले तो 687 नए कोरोना यहां पर मरीजों की पुष्टि की गई है। सिरसा में 132 नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा देखा गया है। तो रोहतक में बात करें तो 101 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जो कोरोना की रफ्तार है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। वहीं यमुनानगर में 127 नए केस पाए गए हैं। वहीं भिवानी में 85, कुरुक्षेत्र में 110 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। महेंद्रगढ़ की बात कर ले तो वहां 29 और जिंद में 70 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं रेवाड़ी में 126, झज्जर में 103 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से देश में कोरोना वायरस की वजह से तेजी से बिगड़ रहे हालात और तैयारियों के बारे में यहां पर बातचीत की गई है।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सभी वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब तक संभावना ये भी जताया जा रहा है इससे ज्यादा संक्रमित साबित हुआ है। पीएम ने कहा है कि हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता में पैनिक का माहौल ना बने। सौ साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। अमित शाह जी ने भी प्रारंभ में कुछ बातें हमारे सामने रखी है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी, और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के, काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 21 जनवरी को यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बांध बनाने के लिए एमओयू साइन करेंगे। आपको बता दें कि यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया है कि बांध के बनने से सरस्वती नदी पौराणिक धारा फिर से बहेगी। उन्होंने बताया है कि 700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट दोनों राज्यों की सीमा में बन रहा है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा हिमाचल का है और बांध का निर्माण हरियाणा की ओर से किया जाएगा। बांध के बनने से जहां सरस्वती नदी पहले बहती थी, दोबारा से उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहीं वर्षा के दिनों में आने वाले बाढ़ से भी बचा जा सकेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो 21 तारीख को आदि बद्री में उनके आने का प्रोग्राम है, जिसमें उस दिन अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी, उन दोनों के बीच एमओयू साइन होना है एक डैम बनने के लिए, जिससे जो है ये सरस्वती नदी जो अपने पौराणिक जो है
रूप में जो फिर से बहेगी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए 21 तारीख को MOU दोनों प्रदेशों के बीच साइन होने का भी प्रोग्राम बन रहा है। देखिए, इसमें जो डैम की जो बात है, वो डैम जो करीबन बताया जा रहा है 700 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है, और उसमें जो डैम, क्योंकि दोनों प्रदेशों के बीच की बाउंड्री पे बन रहा है, और जो एरियाज में डैम के अंदर आएगा वो ज़्यादातर हिमाचल का एरिया पड़ता है। तो वो जो कार्रवाई है वो हमारा जो इरिगेशन विभाग है उस कार्रवाई को पूरा कर रहा है, और MOU साइन होने के बाद जी प्रोजेक्ट इसमें चालू होगा, और जो इसमें आगे तैयारियां होनी है वो आगे समय पे जो है उसको वहीं अगर अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारियां की है। वहीं सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया है कि दादरी जिले में 127 एक्टिव केस मिले हैं, जो फिलहाल बिल्कुल फिट है। साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीन के पहले डोज का कार्य 100% तक पूरा हो चुका है और दूसरी डोज भी 90% तक पूरी हो गई है। कोरोना यहाँ पे तीसरी वेव आ गई है और हम अच्छे से मन करके उसमें जुट गए हैं। जैसा आप लोग देख भी रहे हो, हमारी अच्छी सी तैयारी चल रही है। अभी तक 5223 टोटल पॉजिटिव हो चुके हैं हमारे तीनों वेव के, और आज की बात करें तो 127 हमारे पास एक्टिव हैं। लेकिन उनमें से एक भी पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। ये सारे के सारे हमने एक्टिव सर्वे करके जगह जगह भेज के और हमने टेस्ट कराए हैं, और सारे के सारे अच्छी कंडीशन में है। सब के सब कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। तो वहीं अब बात नूह की कर ले, जहां नूह में पुलिस कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर पूरी सतर्क नजर आ रही है। पुलिस ने उन वाहन चालकों के चालान काटे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। पुलिस प्रशासन मास्क के लिए लगातार लोगों को समझा रही है। जब लोग नहीं समझ रहे तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है उसके चालान काटे जाएंगे, और जो कोविड-19 बीमारी है उसके संबंध में जो भी इनके निर्देशों का पालन नहीं करता, जैसे मास्क वगैरह लगाना, भीड़ इकट्ठी करना, उनको लोगों को समझा भी रहे हैं और उनके मास्क के चालान भी किए जा रहे हैं। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। 3 तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गुरुग्राम, सोनीपत, हिसार में लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गुरुग्राम के पटौदी वार्ड नंबर 5 में चोर एक मकान में घुसे और लाखों के कैश और आभूषणों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। तो वहीं सोनीपत में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और 48,000 रुपए की लूट की है। तो वहीं तीसरा मामला हिसार से सामने आया है, जहां गांव काबरेल में फिलिंग स्टेशन से बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर करीब 16,000 रुपए नकदी लूटी है। तीनों वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाशों के जो हौसले हैं वो दिन प्रतिदिन बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां पर बदमाशों में पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं दिख रहा है। हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं, एक गुरुग्राम, सोनीपत और हिसार से, जहां पर बदमाश अपने जो कारनामे हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। वहीं पलवल होडल शहर के पुरानी जीटी रोड पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान से 2 दिन पहले नगर परिषद ने लोगों को मुनादी के माध्यम से चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन नगर परिषद इस चेतावनी के बाद भी अतिक्रमणकारियों पर उनका कोई असर यहां पड़ता हुआ नहीं दिखा। इसके बाद अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वाले 21 लोगों के चालान काटे और बिना मास्क वाले दुकानों में भी चालान यहां पर काटे गए हैं।
मास्क के लिए जो आज चला है अभियान चला गया है कि मार्केट की बहुत ज़्यादा शिकायत है। यहाँ आतिक में एक बहुत दुकान है, रेहड़ी तखत लगा के बहुत ज़्यादा आतिक में करते हैं, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत आती है और जाम की समस्या के लिए हमारे पास काफ़ी शिकायतें इनकी आ रही है, इसलिए आज अब सफाई के लिए अभियान चला गया। हाँ चालान कट रही थी। अच्छा 5-4 काट दिए आपने और पेटी चोरी कहाँ थे पापा? दरिया में आज बाजार में। तो वहीं अगली खबर अंबाला से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक कार अनियंत्रित होकर जा टकराई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार का बैलेंस बिगड़ने से कार सड़क के नीचे उतरकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टर ने मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि एक्सीडेंट में जो घायल लोग लाए गए हैं उनमें से 2 बच्चे और 4 बड़े शामिल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। और 4 एडल्ट्स हैं, सभी को हमने फर्स्ट एड दे दी है और एक्सरे और सीटी स्कैन लिख दिए। बाकी फर्दर ट्रीटमेंट आफ्टर एक्सरे और सीटी स्कैन के बाद करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अंबाला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। वहीं घायलों में 4 बड़े शामिल हैं और 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर ने कहा कि उन्हें प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, जिससे बच्चे की हालत थोड़ी बहुत सुधरी हुई नजर आ रही है। तो अंबाला से हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर, जहां तेज रफ्तार का जो कहर है वो देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के जो पड़कच्छे हैं वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई इस एक्सीडेंट से। वहीं भिवानी में कुछ लोगों ने घंटा घर पर जाम लगा दिया। उनका कहना था कि उनके साथी रवि की 2 दिन पहले निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हथियारे गाड़ी में सवार होकर आए थे। उन्होंने पहले पत्थरों से हमला किया, फिर उसकी तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई और उसे लोहानी के पास सड़क पर फेंक दिया गया। उन्होंने इस मामले में हथियारों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। और एकदम से है ना ईंट आती है एक, वो जो है ना गेट शीशा तोड़ के सीधा अंदर आती है, फिर लगातार ईंट आती है अंदर। हम इस साइड को अपना कवर लेने के लिए थोड़ा टेबल की तरफ आ गए हैं, फिर वो उस साइड से होके उन्होंने सामने से ईंट मारी है। भाई के लगी है, मेरे लगी है, फिर हथियारों के साथ अंदर आ गए, गेट तोड़ दिया और सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया। अंदर आके भाई के मारे हैं, मेरे मारे हैं, मेरे ऊपर टेबल गिर दिया और एक जना उस टेबल के ऊपर चढ़ गया। भाई को मारे हैं, हुक्का टूट गया था, हुक्के की नीचे वाली टंकी है वो मारी है सीधा, जो सर पे लगी है और 3 जगह सर पे मार रखी है। वही खबर यमुनानगर से है, जहां शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के 250 से अधिक सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के निवास पर प्रदर्शन किया है। वहीं पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कराया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने के लिए और लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस ने 37 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। साथ ही 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर को पुलिस विभाग से बर्खास्त भी कर दिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के निवास पे जाके जिस तरीके से प्रदर्शन किया, तो उससे उन्होंने जो वर्तमान में कोविड प्रोटोकॉल लागू है पूरे प्रदेश में, तो उसका उल्लंघन किया था। तो उसमें हमने धारा 188 आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत पहले एफआईआर दर्ज की थी। तो अब उस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और वो सब एग्जामिन करने के जब किया है, तो ये भी बड़ा क्लियर है कि पुलिस के कर्मचारियों ने जब उनको रोकने की कोशिश की, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई।
आगे ही है जी भाई साथी यमुनानगर के साथी आगे हैं जी। गाड़ियों में किसी ने जाना पैदल जाएंगे भाई। राउंड मार के आओ एक बार। आइए भाई बाहर आ जाओ सारे। आगे ही है जी भाई साथी यमुनानगर के साथी आगे हैं जी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के निवास पर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, आइए भाई बाहर आ जाओ जोरदार सारे। प्रदर्शन किया गया। काफी भीड़ दिख रही है। 37 कर्मचारियों की यहाँ पर लापरवाही सामने आई है। वहीं गांव कमाना से रतिया लाइन जोड़ने पर कमाना वासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। गांव के बिजली घर से शहर में बिजली जोड़ने पर रोष जताया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके रोड जाम कर दिया। वहीं उनका कहना है कि कमाना से रतिया 4 किलोमीटर पर है, जबकि रतिया की शहरी लाइन इन ढाणियों से बिल्कुल नजदीक है। कमाना से बिजली की लाइन रतिया में दे रहे हैं। ऐसे में गर्मी के दिनों में उनके बिजली घर छोटा होने की वजह से बिजली घर पर लोड अधिक बढ़ेगा और उनकी लाइट में भी समस्या रहेगी। किलोमीटर तो लाइट लिया कि मार्केट जेडी लाइट रतिए 2 किलियां तो आके उरे मार्केट तक लाइट आ सके। लबे खंबे गड्ढे खड़े नाली के। जेडी इधरों लाइट चल रही है वो उरों की लाइट चल रही है। जेडी लाइट चल रही है तो लाइट वाले ने ना पैसे लेके लाइन कटन की सलाह कर रखी है। कमाने तो बिजली लियान की सलाह कर रखी है। भी हमारा होना नहीं चाहिए। हमारा बिजली घर मारे के नहीं रहे, शहर ही शहर लग रहे। हमारी जिथे तक ला रही है उदों अगे हमारी बिजली जानी नहीं चाहिए किसी पास। बाकी इस वास्ते की मंग चाहते हो अधिकारियों की कहना चाहोगे? अधिकारियों ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ हमारी उरे बिजली लगनी चाहिए। मैं फोन मारिया जेई ਨੂੰ फोन मारिया एसडीओ ने तो कह छुट्टी दी है। जो मैं जेई ਨੂੰ फोन मारिया जेई कह मैं नहीं आती। वहीं अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां जिले की अनाथ बेटियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पिछले 6 महीने से वो आर्थिक सहायता और पेंशन बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन अधिकारी है कि उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। साथ ही जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि प्लीज उनकी सहायता करें और उनकी पेंशन बनवाई जाए ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके। मेरे पापा 4 साल पहले हो चुके और मम्मी अभी कोरोना में मई में 6 को हो गई। और मैं मेरे चाचा के घर पे रहती हूँ और मेरे जो वो पेंसिल बननी है वो बन नहीं रही है। हमने डीसी ऑफिस पे भी और एडीसी मैडम के पास भी एप्लीकेशन लगा दी है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। हम हमारे चाचा के घर पे रह रहे हैं, चाचा मजदूर हैं। खबर नू से है, जहां गांधी पार्क पर बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरअसल शहर के लोगों के लिए जिला प्रशासन ने गांधी पार्क बनवाया था, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने गांधी पार्क की प्रतिमा के पत्थर को तोड़ दिया। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पार्क को दोबारा से लोगों के घूमने लायक बनाया जाए ताकि सुबह सुबह लोग ताजोतरा हवा में घूम सके। हम सुबह सुबह घूमने जाते हैं पर इसके हालात ऐसे हैं कि घूम नहीं पाते सर। यहाँ इतनी गंदगी होती है, ना इसमें कोई चौकीदार है ना कोई गार्ड है और लोगों ने इसके ग्रिल वगैरह ये सब उखाड़ दिए। और लोग तो उखाड़ेंगे सर, रात को चोर चक के आते हैं, यहाँ दारू पीते हैं। वो तो सब करेंगे जब सरकार कोई अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो लोग तो उसका फायदा उठाएंगे सर। वहीं अगली खबर जुलाना से है, जहां पौली गांव की शोराना चौपाल में
स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी समरजीत ने शिरकत की है। साथ ही कार्यक्रम में 62 युवाओं ने रक्तदान किया है। वहीं रक्तदाताओं को मुख्य अतिथि ने बैच लगाकर सम्मानित किया है। पूरा हामी तले इसका खबर भिवानी से है, जहां ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दरअसल बढ़ती ठंड के चलते एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है, जिसके शव को भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया है, जहां शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों ने सरकार से मांग की है कि मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। क्या नाम एमपी का रहने वाला है, जो शराब का आदि बताया गया है, जो ठंड के कारण तुसाम बाईपास पर इनकी मौत होनी बयान हुई है। बच्चों को भी आधार कार्ड दिया है। मेरा ब्रजलाल अहरवार जी, क्या कहेंगे जो क्या नाम? आपको बता दें कि भिवानी में ठंड का कहर देखने को मिला है, जहां पर ठंड से एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई, जहां उनके परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और आर्थिक सहायता देने को कहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।